नमस्कार साथियों, आज सीईटी की जो हमारी वैकेंसी निकली हुई है 10+2 के लिए, उसमें विज्ञान विषय से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हमारे 10+2 को लेकर दिए गए हैं उनका हम बारी बारी से अध्ययन करते जाएंगे। और इस चरण में सबसे पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो एक बार हम हेडिंग लिख लेते हैं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, कितने प्रकार से, ये क्या क्या इसमें उदाहरण हम सम्मिलित कर सकते हैं, तो आज हम उन टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा इसमें, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है। पदार्थ की जो जो अवस्थाएं हैं, जैसे कि पदार्थ का मान लो कोई आकार है, या मान लेते हैं उसका पदार्थ का कोई गलना है, कोई पिघलना है, या उसकी आकृति में कोई परिवर्तन हो गया है, या पदार्थ की संरचना अपरिवर्तित है, या पदार्थ की संरचना अपरिवर्तित है। इन सभी कंडीशंस को हम क्या मान सकते हैं, भौतिक परिवर्तन मान सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे और भी अन्य उदाहरण हम पढ़ेंगे, जैसे पदार्थ का वाष्पन होना, या पदार्थ का संघनन होना, या पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होना। ये सभी अभिक्रियाएं भी किस में आएंगी, भौतिक परिवर्तन में आती है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वाष्पन हो गया, संघनन हो गया, या ऊर्ध्वपातन हो गया, ये सभी अभिक्रियाएं भी किस में आएंगी, तो भौतिक परिवर्तन में आएंगी। इसके अलावा और कौन कौन से उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे आपने कक्षा 9 की किताब में पढ़ा है, क्रिस्टलीकरण हो सकता है, या इसके अलावा अपकेंद्रण हमने पढ़ा था, दूध से जो है मक्खन या मक्खन को अलग करना है, अपकेंद्रण विधि हो गई। ये सभी उदाहरण भी किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। तो भौतिक परिवर्तन क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें पदार्थ की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यानी अगर शॉर्ट में लिखें, पदार्थ की संरचना अपरिवर्तित, पदार्थ की संरचना अपरिवर्तित। दूसरी बात, भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं। भौतिक परिवर्तन में ये होगा कि क्रियाकारक से उत्पाद बनेगा और उत्पाद से वापस क्या बन जाएगा, क्रियाकारक बन सकता है। इसका मतलब ये परिवर्तन कैसे होते हैं, दोनों दिशाओं में। दोनों दिशाओं का मतलब क्रियाकारक से हम उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं और उत्पाद से वापस क्रियाकारक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। कैसे प्रक्रम होते हैं, तो हम बोलेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम या रिवर्सिबल, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है, रिवर्सिबल का मतलब हो गया कि क्रियाकारक से हम उत्पाद भी बना लेंगे और उत्पाद से हम वापस क्या बना लेंगे, क्रियाकारक बना लेंगे। और नेक्स्ट चीज क्या देखें, परिवर्तन अगर करने वाले कारक को यदि हम हटा दें, परिवर्तन कारक को हटा दें, तो पुनः अभिक्रिया विपरीत हो जाती है। पुनः अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। इसके अलावा और किसी बात करें तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा प्रक्रम है जिसे हम बोल सकते हैं ये अस्थायी प्रक्रम है। स्थायी नहीं होता, क्योंकि वापस से जैसे हमने परिवर्तन कारक को हटाया और पुनः अभिक्रिया क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन कैसा हो सकता है, अस्थायी प्रक्रम है। भौतिक परिवर्तन कैसा प्रक्रम होता है, अस्थायी प्रक्रम है। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, आकार बदल सकता है, गलना, पिघलना, उसकी आकृति बदल सकती है। जैसे रबड़ को हम खींचें तो रबड़ को खींचने पर उसकी आकृति बदल गई, छोड़ेंगे वापस सामान्य अवस्था में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। संरचना अपरिवर्तित रहती है, इसका मतलब क्या होता है, उसकी आंतरिक संरचना, या तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाहरी संरचना तो बदल सकती है लेकिन आंतरिक संरचना, उसका जो रासायनिक संगठन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रासायनिक संगठन। ये क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है।
वैसे वाष्पन की अभिक्रिया हो गई, संघनन हो गया, ऊर्ध्वपातन। अभी हम इन डिटेल्स को और अच्छे तरीके से देखते हैं, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। भौतिक परिवर्तन के हम उदाहरण से डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहला उदाहरण क्या आ जाएगा, जैसे सबसे फेमस उदाहरण बर्फ है। बर्फ को यदि हम पिघलाएंगे तो ये दोनों दिशा में जा सकती है। कैसे? जैसे बर्फ से क्या बन सकता है? जल। तो ये क्या हो जाएगा? गलन। और जल से वापस बर्फ बनना, इसको हम क्या बोलते हैं? हिमन बोलते हैं। जल को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? भाप। लेकिन भाप को अगर वापस ठंडा करेंगे, संघनन करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वथन। और इसको क्या बोलेंगे? संघनन। अब इसमें देखो बिल्कुल फेमस उदाहरण है, बर्फ से हम जल की तरफ भी जा सकते हैं, जल से वापस बर्फ बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को गलन, इसको हिमन बोलेंगे। जल से हम क्या बना सकते हैं? क्वथन करके पानी की भाप बना लेंगे, और भाप को वापस ठंडा करेंगे, संघनन करेंगे, तो संघनन से क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। रिवर्सिबल अभिक्रिया है, लेकिन बर्फ, जल और भाप, क्या तीनों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक संगठन या संरचना में परिवर्तन नहीं होता, केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदल सकता है, या ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल सकता है, जैसा भी हम सेकंड केस में ऊर्ध्वपातन में देखेंगे। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? पदार्थ जो होता है वो ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाता है? गैस में। और गैस को वापस ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा? ठोस में। तो ऊर्ध्वपातन में हमको ध्यान रखना है, ठोस से क्या बनती है? सीधे गैस बनती है। तो ऊर्ध्वपातन में द्रव अवस्था बनती है। ये कथन सही है या गलत है? तो ये गलत कथन है। ऊर्ध्वपातन के अंदर क्या होगा? ठोस से सीधे क्या बनेगा? गैस बनेगा। ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे साधारण उदाहरण हमने घरों में देखा है, कपूर। इसके अलावा नौसादर, जिसको हम NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण क्या हो सकता है हमारा? फेमस उदाहरण नेफ्थेलिन। नेफ्थेलिन की जो गोलियां होती हैं, इनको भी आपने देखा होगा कि ठोस अवस्था में रखते हैं और धीरे धीरे बिना कुछ द्रव में बदले सीधे ही क्या हो जाती है? थोड़ी छोटी होती जाती है, यानी गैस में बदल जाती है। तो कपूर डायरेक्ट जलाने पर सीधे बिना द्रव में आए गैस में बदल जाता है। लेकिन अगर कपूर को हम ठंडा करें तो वापस क्या हो सकता है? उसकी भाप को ठंडा करने पर हमें कपूर मिल सकता है। नौसादर जो है, इसमें भी सेम वही वाली प्रक्रिया है। तो इनमें एक सीधे गर्म करके गैस बना सकते हैं, और गैस को वापस ठंडा कर लेंगे तो क्या बदल जाएगा? ठोस बन जाएगा, यानी ये पदार्थ वापस हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन जो है, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरीके से पानी प्लस जल, इसको बोलते हैं इमल्शन। इसको क्या बोलते हैं? इमल्शन। पानी और जल का जो इमल्शन बनता है, इस इमल्शन की अगर हम बात करें तो क्या इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या मिलकर एक हो जाएंगे? नहीं होंगे, ये दोनों अलग रहते हैं। और धीरे धीरे हम एक भौतिक विधि से यदि थोड़ी देर स्थिर कर दें विलयन को, तो क्या होता है कि जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा, जल नीचे हो जाएगा, जिसको हम क्या है? अलग कर सकते हैं। यानी इस मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? इमल्शन भी क्या है? एक भौतिक प्रक्रम है, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्लेटिनम तार का या टंगस्टन तार का जलना। टंगस्टन तार किस में जलता है? बल्ब में। तो हम जानते हैं कि बल्ब को हम जला देंगे, जलाने के बाद में वापस अगर बंद करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा? ये ठंडा हो जाएगा। फिर वापस इसको जलाएंगे, बल्ब को ऑन करेंगे तो प्लेटिनम तार या टंगस्टन तार जो है वो क्या होने लगते हैं? वापस जलने लगते हैं। तो प्लेटिनम तार का जलना, अत्यंत गर्म हो जाना, उसके बाद वापस इसको ठंडा करेंगे तो ये पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तो प्लेटिनम तार और टंगस्टन का जलना एक भौतिक प्रक्रम का उदाहरण है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इसी तरीके से ऊर्ध्वपातन भी जो है वो कई एग्जाम से पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे किसी भी चीज़ का टूटना फटना, जैसे कागज का फटना, लकड़ी का टूटना, कांच का टूटना, तो ये कौन से उदाहरण हो जाएंगे? टूटना।
इसमें किसी प्रकार का, अब हमें ये नहीं देखना है कि कागज़ फट गया तो सर कागज़ फट गया तो ये वापस जोड़ेंगे तो ये तो नया कागज़ तो बन ही नहीं सकता। आपने लकड़ी तोड़ दी, अब जोड़ करके वो पहले जैसी लकड़ी तो बन ही नहीं सकती। कांच तोड़ दिया तो वो नया कांच तो बन ही नहीं सकता। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बात देखनी होती है कि क्या पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ है या नहीं। हम बार बार एक ही बात पूछेंगे, क्या पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ है या नहीं। अब रासायनिक संरचना का मतलब कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि कोई नया ही पदार्थ बन गया। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कागज़ को फाड़ेंगे तो ऐसा तो है ही नहीं कि कागज़ से कुछ और ही बन जाएगा, या लकड़ी को तोड़ देंगे तो लकड़ी से कुछ और बन जाएगा, या कांच को तोड़ेंगे तो उससे कुछ नया पदार्थ बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो एक प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारना, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का गुजरना और 7 रंगों में विभक्त होना, 7 रंगों में विभक्त होना, ये भी कैसा उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे होगा, जैसे प्रिज्म की अगर हम बात करें तो ये कांच का टुकड़ा होता है, जैसे इस पर हम श्वेत प्रकाश को भेजते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसको बोलते हैं विक्षेपण। जब ये 7 रंग जो होते हैं, इसको एक सर्वसम प्रकार के प्रिज्म को यदि उल्टा कर दें तो ये 7 रंग जो हैं ये वापस इसके अंदर जाकर के एक बन जाएंगे और वापस से कौन सा प्रकाश बाहर निकल जाएगा, श्वेत प्रकाश। वापस से कौन सा प्रकाश बाहर निकल जाएगा, श्वेत प्रकाश। तो हमने यहाँ से कौन सा प्रकाश भेजा है, श्वेत प्रकाश, और वापस प्रिज्म से जो है वापस कौन सा प्रकाश बाहर निकला है, श्वेत प्रकाश। यानी 7 रंगों में बटा और प्रिज्म को उल्टा करके रखा तो वापस श्वेत प्रकाश बाहर निकल गया। तो ये कैसा हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त होना, यानी कि ये भी कैसा हो जाएगा, हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो एक बार इन उदाहरणों को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट उदाहरण है, जैसे बादलों का बनना, बादलों का बनना, ये कैसा प्रकार का उदाहरण है। अब कई बार ऐसा समझने में आता है कि बादलों के बनने में कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, तो इसको कई स्टूडेंट्स रासायनिक परिवर्तन मान लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्टार है। बादलों का बनना केवल और केवल एक सामान्य प्रक्रिया है और ये किसका उदाहरण है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जल चक्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जल चक्र का उदाहरण है। तो कैसा प्रक्रम हो गया, भौतिक। कैसा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे साधारण सी बात हम जानते हैं, गर्मियों के दिनों में समुद्र का जो पानी है वो धीरे धीरे भाप बन के ऊपर उठेगा और पानी से बादल बनेंगे, और बादल जब बारिश के दिनों में वापस संघनन होगा तो पानी के रूप में जमीन पर आ जाएंगे। हमें ज़्यादा इसमें किसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन में नहीं जाना है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति बन जाती है कि बादलों का बनना जो है इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, यदि ऐसा ऑप्शन हमें दिया हुआ है तो सामान्य स्थिति में भी हमें क्या है कि भौतिक परिवर्तन को ही इसमें मानना है कि बादलों का बनना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा सांस लेना, सांस लेना, सांस लेना कैसा प्रक्रम हो जाएगा, इसके अंदर हम सामान्य रूप से वायु अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन, और CO2 गैस को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण में सांस लेना जो है वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर जो वायु अंदर जा रही है और वायु के स्थान पर वायु ही बाहर आ रही है, एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। इसलिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाता है हमारे लिए। लेकिन जैसे ही हम पढ़ेंगे श्वसन, तो श्वसन अभी हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन है। तो सांस लेना एक अलग प्रक्रिया है और कोशिकीय श्वसन ये एक प्रकार की अलग प्रक्रिया हो जाती है। तो ध्यान रखना है, सांस लेना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन स्टार क्या है कि श्वसन जो हम पढ़ेंगे वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम और उदाहरण की बात करें तो एक मोमबत्ती के उदाहरण पे और हम बात कर लेते हैं। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती के पिघलने में क्या होगा, मोमबत्ती का पिघलना क्या है। देखो इसको सिंपल से उदाहरण से अपन समझें कि मोमबत्ती का अगर पिघलने की बात करें तो मोम पिघलेगा और पिघल के वापस ठंडा होकर क्या बन जाएगा, मोम। क्या नया पदार्थ बना क्या, नहीं। लेकिन मोमबत्ती का जलना अपवाद है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। रासायनिक परिवर्तन में हम दोबारा इसको पढ़ लेंगे। मोमबत्ती का जलना, इसमें क्या होता है
भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, भौतिक प्लस रासायनिक दोनों परिवर्तन है, इसीलिए मैंने स्टार लगा दिया है। बहुत 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 बिल्कुल 15 स्टार पॉइंट हो गया ये हमारे लिए। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो जाएंगे, तो ये भी एक हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टार पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाएगा। लोहे का चुंबक बनना एक प्रकार का कैसा उदाहरण हो जाएगा, तो लोहे का चुंबक बनना भी हमारे लिए कैसा उदाहरण हो जाएगा, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि क्या होता है, लोहे की संरचना अंदर से नहीं बदलती, केवल लोहे के डोमेन का चुंबकीय क्षेत्र में संरेखण होता है, चुंबकीय क्षेत्र में संरेखण होता है। ये जो प्रभाव होता है ये एक अल्पकालिक प्रभाव होता है। थोड़ी देर बाद यदि अगर हम लोहे को वापस चुंबक से अलग करके रख दें तो ये धीरे धीरे जो डोमेन है वापस अव्यवस्थित हो जाएंगे, और अव्यवस्थित होने के कारण क्या होता है, लोहा जो होता है उसका चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ लोहे की किसी प्रकार की आंतरिक संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए लोहे का चुंबक बनना जो है ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा हमारे लिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखना, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हमारा हो जाएगा। इसके अलावा और अगर यदि हम उदाहरणों की बात करें, एक पानी के अंदर हम नमक को घोलें और एक पानी के अंदर हम शक्कर को घोल दें, क्या इनको हम अलग कर सकते हैं? बिल्कुल इनको हम अलग कर सकते हैं। पानी में शक्कर घोलेंगे, थोड़ी देर बाद क्या बन सकती है, चाशनी। और अति संतृप्त विलयन यदि बना दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वापस से क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण हो जाएगा और हमें चाशनी से शक्कर अलग मिलने लगेगी। पानी और नमक को जब हम घोलते हैं तो वैसे तो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए इसमें आयन बनते हैं, लेकिन हम इसको सामान्य तौर पर क्या कर सकते हैं, नमक को वापस अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण जो है लगभग इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जितने थे, जैसे सांस लेना है ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन श्वसन जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन है, ये इंपॉर्टेंट है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना, इसमें मोम पिघलता भी है, नया ठंडा होकर मोम बनता है, ये तो भौतिक। लेकिन धागे के साथ जो मोम जलता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, मोमबत्ती का जो जलना है ये किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, हमारे भौतिक और रासायनिक दोनों तरह का परिवर्तन हो जाएगा। लोहे का चुंबक बनना, तो लोहे के डोमेन का चुंबकीय क्षेत्र में संरेखण होता है। थोड़ी देर के लिए लोहा चुंबक बन सकता है, लेकिन बाद में वापस अस्थायी तौर पे क्या हो जाएगा, वो वापस लोहे में ही परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी अस्थायी प्रक्रम है। तो हमें देखना है कि वापस अस्थायी प्रक्रम में पदार्थ की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे भौतिक परिवर्तन के और अन्य उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और हमारा ऐड कर लेते हैं, क्रिस्टलीकरण। अब अगर हम यहाँ पर सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने की बात करें कि सर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या हो सकता है, तो देखो कथन और कारण वाले कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, हम प्रश्नों का अभ्यास भी यहीं पे कर लेते हैं। जैसे मान लें कि अगर आजकल आरपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अधीनस्थ चयन बोर्ड भी क्या है कि छोटे मोटे एग्जाम्स में जब हमसे पूछता है तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं, पूछी यही चीज़ें जाती है। तो अगर हम इनकी बात करें तो कैसे हम इसमें प्रश्नों को बना सकते हैं, जैसे अगर हम पहले प्रश्न की बात करें कि भाई मोमबत्ती का जो जलना है वो एक भौतिक परिवर्तन है, और आपको नीचे रीजन में लिख दिया जाएगा कि मोमबत्ती के जलने से क्या होता है कि जो है उसके अंदर धागा जो होता है वो कार्बन और CO2 गैस बना लेता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि नीचे वाला कथन तो सही है, लेकिन ऊपर वाला कथन ही गलत बोल दिया है कि मोमबत्ती का जलना जो है वो एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, भौतिक, जबकि वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हैं। तो हमें यहाँ पे सावधानी रखनी है। अब अगर वो इसी तरीके से इसमें चेंज कर दे कि मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, और उसके अंदर फिर हमें वापस लिख दे कि भाई मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन हो गया है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, सत्य कथन है।
इसी तरीके से लोहे को अगर थोड़ी देर के लिए चुंबक के बीच में रख दिया जाए तो इससे लोहा जो है वो चुंबक में बदल जाता है, या स्टील जो है वो चुंबक में बदल जाता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये कथन सही है या गलत है, तो सही है। और ये एक प्रक्रम जो होता है रासायनिक परिवर्तन है, तो ये वहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। पानी से नमक जो है उसको हम कैसे क्रिस्टलीकरण विधि से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से ऊर्ध्वपातन पदार्थ जो होता है उसके अंदर, अच्छा एक टॉपिक हमारा और एक छोटा सा पॉइंट हमारा यहाँ पर रह गया है जिसको हम और ध्यान दें, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ जो होता है, अगर आपने देखी होगी बर्फ के जैसे क्रिस्टल होते हैं शुष्क बर्फ के, और आजकल क्या है शादी ब्याहों के अंदर हम देखते हैं कि उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसमें गर्म पानी डालते हैं तुरंत उसके अंदर क्या होने लगता है, भाप निकलने लगती है, धुआं ही धुआं होने लगता है। ये धुआं किस चीज़ का होता है, शुष्क बर्फ जो होती है वो डायरेक्ट किस में बदल जाती है, गैस में, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। गैस जब वापस अगर ठंडी करेंगे तो किसमें बदल जाएगी, शुष्क बर्फ में, और शुष्क बर्फ को हम क्या बोल सकते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक प्रकार का किसका उदाहरण हो जाएगा, हमारा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण। किसका उदाहरण हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। भौतिक परिवर्तन को लेकर लगभग मेरे हिसाब से हमने किताब के सारे उदाहरणों को कवर कर लिया है। अब इस भौतिक परिवर्तन में एक टॉपिक और नया ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। अगर थोड़ा सा लेवल हाई जाएगा परीक्षा के अंदर तो हो सकता है 1 या 2 प्रश्न भौतिक परिवर्तन से लेकर एंट्रोपी को भी लेकर डाल दिए जाएं। तो एंट्रोपी को लेकर हम थोड़ा सा टॉपिक को और यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं ताकि भौतिक परिवर्तन में हमारी वही चीज़ यहाँ पे समाप्त हो जाए। तो इसको हटा देते हैं। हमारा टॉपिक ही लिख दिया है, भौतिक परिवर्तन। एक नया टॉपिक और हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब ही है अव्यवस्था। इसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा एस से। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एस से। किसी भी निकाय की, सिस्टम की, तंत्र की, अब निकाय और सिस्टम क्या होता है अभी हमको इसके ऊपर नहीं जाना है। किसी भी सिस्टम जो होता है उसके अंदर अगर अव्यवस्था फैलती हुई दिखाई दे रही है इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, अव्यवस्था घट रही है इसका मतलब एंट्रोपी घट रही है। अब हम इसको और उदाहरणों से समझते हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे बर्फ से मैं कहूँ कि जल बन रहा है, ये एक भौतिक परिवर्तन है, यस ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। बर्फ से जल बनने में ठोस से द्रव बना है, और ठोस से द्रव में क्या होता है, कणों में अव्यवस्था ज़्यादा फैल जाती है। ठोस से द्रव बनने में क्या होता है, कणों में अव्यवस्था ज़्यादा फैलती है। तो हम क्या बोलेंगे, बर्फ से जल का बनना। जैसे हम यहाँ पर कथन और कारण वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर पहला कथन आपको दे सकता है और दूसरा कथन दे सकता है कि बर्फ से जल बनना भौतिक परिवर्तन है, तो सही बात है। और सेकंड कथन ये लिख सकते हैं, जल बनने पर एंट्रोपी धनात्मक है। धनात्मक का मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब अव्यवस्था बढ़ रही है। पहले कण जो थे वो ठोस में कैसे कण होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। जल बना तो कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, यानी एंट्रोपी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बोलें कि जल से गैस बन रही है तो हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी कैसी है, धनात्मक है। एंट्रोपी कैसी है, धनात्मक है, क्योंकि अव्यवस्था क्या हो रही है, गैस के अंदर और ज़्यादा फैल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ अपवाद वाले उदाहरण भी हम इसके अंदर देख लेते हैं जो परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने लिए एक थोड़ा अच्छे स्तर के क्वेश्चन बनेंगे तो अगर इस तरह का हो सकता है। जैसे जो होता है, अंडे को उबालने पर द्रव से ठोस बनता है, लेकिन एंट्रोपी, अब एक चीज समझना, मैं यहाँ पे सेंटेंस को रोक रहा हूँ। क्या है, द्रव से क्या बनाया हमने, ठोस बनाया। द्रव से क्या बनाया हमने, ठोस बनाया, लेकिन एंट्रोपी कैसी हो जाएगी इसके अंदर, ठोस बनने पे कण कैसे होते हैं, पास पास आते हैं। तो द्रव से ठोस बनेंगे तो एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ती है क्योंकि जो प्रोटीन है
प्रोटीन की संरचना अव्यवस्थित हो जाती है। प्रोटीन की संरचना कैसी हो जाती है? अव्यवस्थित हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी हमको ध्यान रखना है कि अंडे को उबालने पे द्रव से ठोस बनता है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या वापस ठोस से द्रव बनाया जा सकता है? तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब क्या? प्रोटीन की संरचना अव्यवस्थित हो गई, यानी ये कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये स्टार एग्जाम्पल है, आप एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर हम एक और एग्जाम्पल खींचें, देखो, तो रबर को खींचना। रबर को खींचना, हम जानते हैं रबर को अगर हम खींचेंगे तो कैसा एग्जाम्पल होगा? रबर को खींचेंगे तो रबर को खींचने पे क्या होता है? फैल जाएगा। वापस छोड़ेंगे रबर पुनः पहली अवस्था में आ जाएगा। इसका मतलब रबर को खींचना कैसा प्रक्रम है? तो हम बोलेंगे सब भौतिक परिवर्तन है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, समय बचेगा। भौतिक परिवर्तन है। लेकिन क्या रबर को खींचने पे एंट्रोपी बढ़ती है या घटती है? यहाँ पे फिर अपवाद है। रबर को खींचने पर हमें ऐसा लग रहा है कि अव्यवस्था फैल रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। रबर को खींचने पर उसका प्रोटीन कैसा हो जाता है? जो पहले अव्यवस्थित था वो संरेखित हो जाता है और एंट्रोपी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये एक ऐसा भौतिक परिवर्तन है जिसमें प्रोटीन संरचना संरेखित होने से एंट्रोपी घट जाती है। तो ये भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोटीन संरचना कैसी हो जाएगी? संरेखित हो जाएगी, और संरेखित हो जाएगी तो जो एंट्रोपी होती है वो कैसी होने लग जाएगी? इसमें घटने लगती है। एंट्रोपी कैसी हो जाती है? घट जाती है। तो हमको ये नहीं ध्यान रखना है कि रबर को खींच दिया तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। यहाँ पर ज़्यादातर सामान्यतः ये प्रश्न इसीलिए पूछे जाते हैं कि रबर, अब जैसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, रबर को खींचना एक भौतिक परिवर्तन है। सही बात है। रबर को खींचने से जो है अव्यवस्था फैल जाती है और तंत्र की एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर हमें तुरंत ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होगा। एंट्रोपी क्या हो जाती है? घट जाती है। स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही स्टार क्वेश्चन हमारा ये बनता है यहाँ पर। तो मैंने एंट्रोपी को लेकर भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, जिससे आप भौतिक परिवर्तन के दौरान ये भी पता लगा सकते हैं कि ठोस से द्रव बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, द्रव से गैस बनेगा तो एंट्रोपी और बढ़ जाएगी। जैसे कपूर को जलाया तो हम क्या बोलेंगे? एंट्रोपी बढ़ गई साहब। ठोस बर्फ से या ठोस CO2 जो होती है उसको हम जैसे गर्म करेंगे धुआं ही धुआं बनने लगेगा तो हम क्या बोलेंगे? एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ये से कंडीशंस क्या होती हैं? एंट्रोपी बढ़ने वाली कंडीशंस हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी से लेकर भी आपको भौतिक परिवर्तन को मैंने रिलेट करके बताया है, और एक दो जो अपवाद वाले उदाहरण है स्पेशली हमें ये थोड़े से ध्यान में रखने हैं। अगर कभी इस तरीके से एंट्रोपी से कोई प्रश्न संबंधित कर दिया जाए, क्योंकि कुछ नया डालने की कोशिश एग्जाम्स में जनरली रहती है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा रासायनिक परिवर्तन। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं? देखो, रासायनिक परिवर्तन में क्या हो सकता है? जैसे मान लेते हैं, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? जैसे कोई पदार्थ सड़ जाए, इसका मतलब क्या हो गया? अब वो सही नहीं हो सकता, रासायनिक परिवर्तन है। अगर गंध परिवर्तित हो जाए, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में रंग बदल जाए, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन हो जाए, दोनों चीज़ें हो सकती है। ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी हो सकती है, और ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है, एक्सक्रीशन भी हो सकता है। तो यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो सकती है। तो दोनों कंडीशंस में क्या परिवर्तन हो सकता है? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है विशेषताएं, रासायनिक संरचना बदलती है। रासायनिक संरचना बदलती है। रासायनिक संगठन बदलता है।
नया पदार्थ बनता है। क्या बोल सकते हैं हम? नया पदार्थ बनता है। और क्या बोल सकते हैं? ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी एक ही दिशा में चलते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, इंपॉर्टेंट बना रहा हूँ इसको, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय हो सकती हैं। जैसे अभी हम एक एग्जांपल समझते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर N2 को 3H2 के साथ जोड़ेंगे तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और हमारे लिए क्या बन जाता है? दो अणु किसके बन जाते हैं? अमोनिया के। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? उत्क्रमणीय तो हैं, लेकिन हम देखें ये गैस है, ये गैस है, और यहाँ से अमोनिया क्या बन जाएगी? एक नया पदार्थ बन जाएगा। तो अमोनिया जो बन जाएगा, यहाँ पर हमें देखना है कि पदार्थ नया बन गया। दो पदार्थों के मिलने से एक नया ही पदार्थ बन गया। जब पदार्थ ही नया बन जाए और रासायनिक संगठन बदल जाए, अगर हमारी ये दो शर्तें पूरी हो जाए, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय हो सकते हैं। सामान्यतः ये परिवर्तन कैसे होंगे? स्थायी परिवर्तन है, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें परिवर्तन कैसा होगा? तो स्थायी परिवर्तन है। हमें ये भी देखना है कि क्या परिवर्तन जो हो रहा है वो स्थायी रूप से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसकी रासायनिक संगठन संरचना बदल रही है या नहीं बदल रही है। अगर ये सारी शर्तें हमारी पूरी होती जा रही है तो हम ये मान लेंगे कि उसके बाद में कि ये रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। उसमें सड़ना हो सकता है, गंध बदलना हो सकता है, या रंग बदलना हो सकता है, या ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन भी हो सकता है। इन सभी परिवर्तनों को हम सामान्यतः क्या मान के चलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो हम इसके बाद इसके उदाहरण देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन की अगर हम उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों की बात में हम क्या कर सकते हैं? जैसे रासायनिक परिवर्तन में कैसे कैसे उदाहरण आ सकते हैं। जैसे अपन सिंपल सी बात करें, अभी अपन ने देखा था सबसे पहला उदाहरण क्या था हमारा? श्वसन। हम यहीं से शुरुआत करते हैं। श्वसन में होता क्या है? ग्लूकोज कोशिका में ऑक्सीजन लेता है और उससे क्या बनती है? हम अभी ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से अगर देखें तो CO2 H2O प्लस क्या बनता है? ऊर्जा। अब देखो यहाँ पर हम लेके तो क्या चले थे? ग्लूकोज। ऑक्सीकरण हुआ और निकल में क्या गई वहाँ पर? ऊर्जा। अब क्या ऊर्जा से हम वापस खाना या ग्लूकोज बना सकते हैं क्या? नहीं। ये परमानेंट स्टेबल या स्थायी परिवर्तन हो गया है। तो स्थायी परिवर्तन हो गया, इसलिए श्वसन क्या कहलाएगा? एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हम क्या कर रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों में एक घटना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की अगर अपन बात करें तो प्रकाश संश्लेषण भी कैसा उदाहरण हो जाएगा हमारे लिए? तो एक प्रकार का पूरा रासायनिक उदाहरण है। क्या हुआ? क्योंकि पेड़ पौधों ने क्या करा? वातावरण से CO2 ली, जमीन से जल लिया, सूर्य भगवान वहाँ से प्रकट हुए, पत्तियों ने पर्ण हरित दिया और लेकर के उन्होंने क्या बना दिया? ग्लूकोज। क्या अब ग्लूकोज से हम वापस CO2 बना लेंगे? पेड़ पौधे ऐसा कर पाएंगे? सामान्य रीत्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऐसा करना संभव नहीं है। तो ये अभिक्रिया रिवर्स नहीं हो सकती। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण भी कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखो सिंपल सा उदाहरण, कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, लकड़ी का टूटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जलना रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरीके से दहन, दहन का मतलब ही क्या है? जलना। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन का दहन करना है तो हम ऐसे लिखते हैं कि C से O2 बना और क्या बना? CO2। अब कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से हम वापस कार्बन बना लेंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब क्या है? दहन एक प्रकार का कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें दहन के अंदर, हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, मेथेन। अगर परीक्षा के अंदर आ जाए कि केवल मेथेन का दहन, तो दहन शब्द देखते ही हमें क्या उदाहरण तुरंत पता करना है कि मेथेन का दहन हो रहा है। इसका मतलब कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन इसके अंदर देखने को हमें मिल रहा है।
इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल्स की, चलो पहले एक बार ही उतार लो। इसके अलावा जो हमारी किताबों के अंदर सबसे फेमस एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं, दूध, दूध से क्या बनता है, दही बनना, या इसको कई किताबों में ऐसे लिखा जाता है खट्टा दूध का बनना, या दूध से हम क्या बना सकते हैं, पनीर का बनना। इन सब से वापस क्या हम दूध बना सकते हैं, नहीं। और दूध से दही बनाने की अभिक्रिया को कौन सा जीवाणु करता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पर ध्यान रखना है। जो रासायनिक परिवर्तन से लैक्टोबैसिलस जीवाणु ये कार्य करता है ना। और दही के अंदर दूध से दही बनेगा, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस बनाता है। दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस कौन सा अम्ल प्रकट करता है या कौन सा अम्ल बनाता है, तो हमें ध्यान रखना है लैक्टिक अम्ल बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें तो और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। एक चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित होना, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, चूने के पानी में अगर हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्या बनेगा, चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, श्वेत अवक्षेप बनता है। तो ये एग्जाम्पल भी हमारे लिए ध्यान रखना है कि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर किसका श्वेत अवक्षेप बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। और ये CO2 गैस प्रवाहित करने के कारण होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि रासायनिक परिवर्तन हम कैल्शियम कार्बोनेट से हम वापस चूने का पानी प्राप्त नहीं कर सकते। तो यानी कि ये भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन हो जाएगा, तो स्थायी परिवर्तन हमारे लिए हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संक्षारण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए संक्षारण। संक्षारण में अलग अलग क्वेश्चन है, जैसे चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला होना। अब चांदी का काला होना किसके कारण होता है, तो हम देखो क्या ध्यान रख सकते हैं, ये है चांदी यानी सिल्वर, इसको हम किससे लिखते हैं, Ag से। ये वातावरण की H2S गैस से क्रिया करके एक पदार्थ बना लेता है अपने ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, Ag2S, और इसी को बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। और ये सिल्वर सल्फाइड कैसा होता है, काला। तो अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा वो भी हम देखते हैं। आपसे पूछ ले कि चांदी का काला पड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही कथन है। चांदी का काला पड़ने में सिल्वर सल्फाइड बनता है, ये भी सही कथन है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि चांदी का काला कलर किसके कारण होता है, उसमें अगर अपने पास में इस तरीके से मान लो 4 ऑप्शन कभी अपने को दे दे कि सिल्वर सल्फाइड बनता है, या सिल्वर सल्फाइड का फार्मूला ये होता है, या सिल्वर सल्फाइड का फार्मूला इस तरीके से होता है, या चांदी का काला पड़ना जो है वो इस तरीके से होता है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो इस तरीके से बनेगा, Ag2S। तो हमें इस वाले उत्तर को टिक करना है, तो हमें थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में सेकंड हमने देखा होगा तांबे का हरा होना, तांबे का हरा होना, तांबे पे हरी परत चढ़ जाती है, ये भी एक प्रकार का कैसा उदाहरण हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। कैसे होता है, तांबे पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इसको हमको फार्मूले अगर आपको नहीं भी आते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी फार्मूले के फॉर्म में अगर दे दिया तो आपको हिंदी में तो याद होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे ऐसी स्थितियाँ बन रही है, या फिर क्या बन सकता है, कॉपर कार्बोनेट बन सकता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि तांबे का हरा होना क्या होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण हो सकता है या कॉपर कार्बोनेट के कारण हो सकता है। तो इनके फार्मूले क्या होंगे, COH का होल ट्वाइस और CuCO3, यानी कॉपर कार्बोनेट के कारण तांबे पर हरी परत चढ़ती है। तो ये 2 उदाहरण हुए। तीसरा उदाहरण और अभी हम देखते हैं, आप इसको उतार सकते हैं।
तीसरा एग्जाम्पल अगर हम याद करें तो लोहे पर जंग लगना। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, लोहे पर जंग लगना। देखो लोहे पर जंग लगना क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अगर लोहे के ऊपर ऑक्सीजन प्लस वातावरण की नमी, ये दो कंडीशन अगर हो जाए तो लोहे पर क्या बनता है, Fe2O3.3H2O, फेरिक ऑक्साइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, जंग। अब देखो इसके कारण क्या होगा, अब इसका मतलब क्या है, आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए जंग लगने के लिए, वायु प्लस नमी, अगर दोनों होगा तो ही क्या होगा, जंग लगेगा। सेकंड कंडीशन क्या बनती है, जंग का फार्मूला क्या होता है, तो जंग बराबर हमको ध्यान रखना है Fe2O3.3H2O, फेरिक ऑक्साइड। अगर तीसरी बात पूछे, लोहे पर जंग लगने से क्या होता है, इसका वजन बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से क्या हो जाएगा, तो इसका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये भी हमारे संक्षारण का उदाहरण है। अब एक क्वेश्चन बनता है, देखो इस तरीके से अगर आपके सामने प्रश्न को लंबा करके पूछ लिया जाए, जैसा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर तीनों केस रख देता हूँ। अगर हम यहाँ पर एक कॉर्क लगा दें और इसमें पानी भर दें और एक लोहे की कील को यदि हम इसमें रख दें, तो परख नली ए, इसमें भी कॉर्क लगा देते हैं, यहाँ पर हम एक परत बना देते हैं किसकी, तेल की, और यहाँ पर क्या भर दिया हमने, पानी, और इसके अंदर हमने क्या करा है, लोहे की कील रख दी है, इसको बोला है बी। और तीसरी कंडीशन में वापस हमने कॉर्क लगा दिया है, यहाँ पर एक लोहे की कील हमने रखी है और कुछ हमने टेबलेट्स रख दी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड की। किसकी रख दी, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड की। अब आपसे यदि इस तरह की कंडीशन या चित्र देकर अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि इन तीनों कंडीशन में से किसमें लोहे पर जंग लगेगा, किस लोहे की कील पर जंग लगेगा, तो हम बोलेंगे ये पानी के संपर्क में भी और वायु के संपर्क में भी है, इसका मतलब इस पर जंग लगेगा। या पानी के संपर्क में भी और वायु के संपर्क में भी है, पानी प्लस O2 दोनों के संपर्क में, इसका मतलब इस पर जंग लगेगा। लेकिन यहाँ पर पानी को हमने क्या करा है, पहले गर्म करके उसकी सारी ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, पानी को गर्म करके सारी ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया और उस पर लगा दी तेल की परत। तो अब केवल रह गया अंदर पानी, ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर क्या है, पानी तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। लेकिन तीसरी कंडीशन में हम बात करें तो यहाँ पर हमने जो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाला, ये सारी ऑक्सीजन को सोख लेता है। ये क्या करता है, सारी ऑक्सीजन को सोख लेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सारी नमी को अगर ये सोख लेगा तो यहाँ पर क्या होगा, पानी जो होगा, सॉरी नमी को सोख लेगा तो पानी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो क्या जंग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी शर्त ये दोनों अगर यहाँ पर होगी, वायु और नमी दोनों होगी तो जंग लगेगा। यहाँ पर पानी भी था, O2 भी था, दोनों थे तो जंग लगा। यहाँ पर पानी तो है लेकिन उबाल करके ऑक्सीजन को गायब कर दिया, ऑक्सीजन को गायब कर दिया तो जंग नहीं लगेगा। या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को लेकर के हमने पानी है, पानी को तो हमने क्या कर दिया, उड़ा दिया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर अभी भी क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन जंग नहीं लगेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर भी जंग नहीं लगेगा। तो अगर आपको इस तरीके से कोई कथन बना करके प्रश्न दिया जाए तो आपको ये तीनों स्थितियाँ ध्यान रखनी है। जंग लगने की शर्त क्या होती है, वायु और नमी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन बनता है, एक और उदाहरण देखें, लोहे की कील, लोहे को हम क्या बोल सकते हैं, आयरन। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालने पर, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, नीला, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। लोहे की कील को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो हमें पता है कि FeSO4 बनता है और कॉपर निकल जाता है अलग। अभी ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन अभी हमें इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर इसमें क्या भर रखा है, कॉपर सल्फेट। क्या भर रखा है, कॉपर सल्फेट। और हमने इसमें क्या करा, एक लोहे की कील को डाल दिया और थोड़े दिन इसको रख दिया।
तो थोड़े दिन में क्या होगा, ये लोहे की कील इस कॉपर को हटाती जाएगी, हटाती जाएगी, हटाती जाएगी, हटाती जाएगी, और FeSO4 बनता जाएगा, FeSO4 बनता जाएगा, FeSO4 बनता जाएगा। और FeSO4 जो होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, हरा या भूरा कलर का होता है। और विलयन कैसा हो जाएगा, हल्का नीला। विलयन कैसा हो जाएगा, हल्का नीला। अब आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका रंग जो कैसा हो जाता है, तो लोहे की कील कैसी हो जाएगी, हरी या भूरी। किस पदार्थ के कारण बनती है, तो आयरन सल्फेट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट। अब परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर ये भूरे रंग की हो जाती है, कौन से पदार्थ के बनने के कारण ऐसा हो सकता है। अगर आपको मान लो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए जाएं कि FeSO4 बनता है, Fe2SO4 बनता है, Fe3SO4 बनता है, ये Fe2SO4 का होल ट्वाइस बनता है, तो यहाँ पर आपके सामने थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। तो आपको क्या है कि फार्मूले के साथ साथ हमें क्या है, इसके नाम के साथ साथ हमें फार्मूला भी पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट बन रहा है। अब आपको हो सकता है कि यहाँ पर वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फेरिक सल्फेट बनता है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस कि फेरिक सल्फेट बनता है, तो ये गलत है। फेरिक सल्फेट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा, फेरिक सल्फेट नहीं बनेगा। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें मेहंदी, तो मेहंदी का रंग बदलता है, मेहंदी का रंग बदलता है। मेहंदी का रंग क्यों बदलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लासोन। लासोन कैसा होगा, रंगहीन होता है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये किस में बदल जाएगा, रंगीन बदल पदार्थ में बदल जाएगा। तो ये रंगीन पदार्थ, अब मेहंदी का रंग हम जानते हैं कि अगर वापस हम उसको लाल से हरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेहंदी का रंग जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरीके से सेब को काटने पर भूरा होना, सेब को काटने पर भूरा होना। अब भूरा किस पदार्थ के कारण होता है, तो सामान्यतः मेलेनिन के कारण। भूरा किस पदार्थ के कारण होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेलेनिन के कारण। सामान्यतः किसके कारण होता है, मेलेनिन के कारण। तो सेब को काटने पर जो भूरापन आता है वो किसके कारण आता है, मेलेनिन के कारण आता है। ये यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा मैं और बड़ा लिख देता हूँ इसको, मेलेनिन के कारण। ठीक है, तो एक ये भी ध्यान रखना है। इसी तरीके से आलू को काटें तो कैसा रंग हो जाता है, काला रंग। इसका भी आंसर क्या जाएगा, ऑक्सीकरण होने के कारण मेलेनिन बनता है। ऑक्सीकरण होने के कारण क्या बनता है, मेलेनिन बनता है। क्या घटना घटी है, ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, मेलेनिन बन जाएगा। और मेलेनिन अगर बन जाएगा आलू को काटने पे, तो रंग किसके कैसा रंग हो जाएगा, काला रंग। ये भी क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा अगर अब देखो यहाँ पर क्या है कि स्टार क्वेश्चन बनता है। मैं एक बार प्रश्न आपको समझाता हूँ क्या है। सेब को काटने पर भूरा हो जाता है, यहाँ पर सामान्यतः कौन सा प्रक्रम है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में आप ध्यान रखना, इसमें अगर आपको पहली प्रायोरिटी में दिया जाए कि भाई ये रासायनिक परिवर्तन होता है, भूरा रंग होने के कारण मेलेनिन बनता है और रासायनिक परिवर्तन है, तो सही है। लेकिन अगर सेब को काटें, देखा जाए तो सेब का काटना, काटना क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन है। और काटने के बाद थोड़ी देर बाद वो भूरा हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, मेलेनिन के कारण होता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें दोनों परिवर्तन भी है, भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होती है, भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। तो हमको ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और होता है H2O का विद्युत अपघटन। H2O का विद्युत अपघटन, H2O का विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा, जैसे पानी है, पानी का अगर हम विद्युत अपघटन करें तो H2 गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब क्या इन H2 गैस और ऑक्सीजन गैस से हम वापस जल बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में H2O का जो विद्युत अपघटन हमने किया है, ये भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन हो जाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा।
यहाँ पर अब हम और कुछ परिवर्तनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक इम्पोर्टेंट है मुख में पाचन। मुख में पाचन, मुख में पाचन की अगर हम बात करें तो मुख में पाचन का क्या होगा, भोजन का काटना। ये तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक। लेकिन लार द्वारा स्टार्च को टाइलिन एंजाइम से शर्करा में बदलना। टाइलिन एंजाइम से, टाइलिन या इसको हम बोल सकते हैं एमाइलेज एंजाइम से शर्करा में बदलना। ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि मुख में जो भोजन का पाचन हो रहा है वो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, अगर हमें एकदम पूछा जाए तो मुख में पाचन, पाचन अपने आप में कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो पहली प्राथमिकता तो हम किसको देंगे, रासायनिक परिवर्तन को। ठीक है। लेकिन अगर पूरा डिटेल हमसे पूछा जाए कि इसमें भोजन को काटा जाता है, फिर लार में मिलाया जाता है, फिर स्टार्च को शर्करा में बदला जाता है, तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो फिर हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न को ध्यान से सुनना है। अगर हम भोजन को काट रहे हैं तो भौतिक परिवर्तन है, और उसके बाद लार द्वारा टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम से उसको शर्करा में बदला जा रहा है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो अगर केवल पाचन पूछा जाए तो रासायनिक परिवर्तन, लेकिन अगर डिटेल क्वेश्चन दिया जाए कि मुख में भोजन को काटा और कुतरा जाता है और उसके बाद में लार के साथ या सलाइवा के साथ मिला के स्टार्च को शर्करा में बदल दिया जाता है, यह परिवर्तन है, तो फिर हमारा उत्तर जाएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, क्योंकि उसमें दोनों को मेंशन किया गया है, दोनों को उदाहरण में बताया गया है। ठीक है। इसके अलावा एक हमारे लोहे से थोड़ी सी पॉइंट और हमारे एक दो पॉइंट मिस हो रहे हैं, जिसको हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं यहाँ पर। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, इसके अंदर हमें जंग से बचाव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो पॉइंट भी हमें ध्यान रखने हैं। और फिर इसके बाद में एक दो तीन स्टार क्वेश्चंस जो यहाँ पर हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में बनते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे जंग से बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पेंट करना। कैसा प्रक्रम है, भौतिक। ग्रीज लगाना कैसा परिवर्तन है, भौतिक। और स्टार पॉइंट, गैल्वेनीकरण या यशद लेपन, गैल्वेनीकरण या यशद लेपन। अब कई बार क्या होता है कि हम गैल्वेनीकरण को रट के चले जाते हैं, परीक्षा में हिंदी में यशद लेपन लिख दिया जाता है तो हमें गड़बड़ होने लगती है। गैल्वेनीकरण या यशद लेपन, ये लोहा है और लोहे के चारों तरफ हमने किसकी परत चढ़ा दी, किसकी परत चढ़ा दी भाई, बोलो, जिंक की परत चढ़ा दी। किसकी परत चढ़ा दी, जिंक की परत चढ़ाई है। तो लोहे के ऊपर अगर हम जिंक की परत चढ़ा दें तो जिंक को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। जिंक की परत, गैल्वेनीकरण। जिंक की परत, गैल्वेनीकरण। ये कैसा प्रक्रम है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को वापस लिया है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर ना तो लोहे की संरचना बदल रही है ना जिंक की संरचना बदल रही है। हमारी पहली शर्त अधूरी है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन हमारा रहेगा। इसके अलावा एक टॉपिक और होता है एनोडीकरण। ये कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। अब यार एनोडीकरण क्या बल्ला होती है भाई, तो एनोडीकरण के ऊपर अगर हम ध्यान दें, एनोडीकरण क्या चीज़ होती है, तो धातु जो होती है, ये लोहा है, ये वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और इसके ऊपर किसकी परत बना लेगा, आयरन ऑक्साइड की। बस यही गैल्वेनीकरण है, आयरन ऑक्साइड का बनना। और ये इसका फ़ायदा क्या है, ये संक्षारण से बचाता है। किससे बचाता है, संक्षारण से बचाव होता है। किससे बचाव होता है, इससे संक्षारण से बचाव होता है। तो आयरन ऑक्साइड का बनना ये किससे बचाव करता है, संक्षारण से बचाव करता है। तो एनोडीकरण क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड का बनना, और ये किससे बचाव करेगा, संक्षारण से बचाव करेगा। तो एनोडीकरण को भी हमें ध्यान में रखना है कि धातुओं के ऊपर उसके ऑक्साइड की परत बनना। ये हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं छोटा सा लिख देता हूँ।
धातु के ऊपर ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड की परत बनना, उसके ऑक्साइड की परत बनना, ये भी कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो एनोडीकरण कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? तो एक छोटा सा यहाँ पर एक सेक्शन और बना देते हैं, मिश्र धातु का बनाना। जैसे स्टेनलेस स्टील, स्टील में क्या क्या चीज़ें होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल। क्या क्या होता है? आयरन, क्रोमियम और निकल, आयरन, क्रोमियम और निकल। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? आयरन, क्रोमियम और निकल। लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? इस पर जंग नहीं लगेगा। अच्छा, मिश्र धातु का बनना ये कैसा परिवर्तन है? तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। क्यों है? जैसे हम बात करें पिताजी, पिताजी का मतलब पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। अब एक बात ध्यान रखिए कि आयरन, क्रोमियम और निकल, इन तीनों के अगर हम मिक्स करके और एक स्टेनलेस स्टील बना दें तो क्या स्टेनलेस स्टील में उन तीनों धातुओं के गुण रहेंगे? तो स्टेनलेस स्टील के अंदर तीनों धातुओं का अपना अपना एक वजूद रहता है और बाद में हम इनको वापस अलग भी कर सकते हैं भौतिक विधियों से। तो इनकी कोई रासायनिक संगठन या संरचना में परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए मिश्र धातु बनना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जंग से बचाने के लिए धातुओं को हम जनरली क्या करते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। इसी तरीके से अगर आप जानते हो तो सोल्डर एक नई मिश्र धातु है, इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा ध्यान रहे तो लेड और टिन से ये मिलकर बनती है। लेड प्लस टिन से मिलकर ये बनती है। तो इस तरीके से रासायनिक परिवर्तन के भी हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि गैल्वेनीकरण एक भौतिक प्रक्रम है। इसमें लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो क्या कथन और कारण दोनों सही है? तो बिल्कुल बात सही है। तो अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को अगर हम समराइज करने की पूरी कोशिश करें, वैसे मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और एक रासायनिक परिवर्तन पे एक उदाहरण और हमारे को देखना पड़ेगा, आप ये उतार सकते थे। चीनी का अत्यधिक गर्म होना। अत्यधिक गर्म करने पर क्या होगा? कैरामेल बनता है। क्या बनता है? कैरामेल या कार्बन। और चीनी कैसे हो जाती है? काली पड़ जाती है। चीनी कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। चीनी कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। अब क्या हम इससे वापस सफ़ेद चीनी बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। तो कौन सा पदार्थ बनता है? कैरामेल या कार्बन बनता है। क्या पदार्थ बनता है? कैरामेल या कार्बन बनता है। और चीनी कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। तो चीनी का अत्यधिक गर्म करने पर कैरामेल या कार्बन बनता है और चीनी कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। इस परिवर्तन को भी हम क्या बोलेंगे? तो इस परिवर्तन को भी हम कौन सा परिवर्तन मानते हैं? रासायनिक परिवर्तन मानते हैं। तो इस तरीके से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के लगभग हमने सारी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे सामान्यतः जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उनको आपको ध्यान रखना है। अगर नया पदार्थ बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे नया पदार्थ बन जाएगा और उससे अगर पुनः दोबारा वो पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। जिस तरह के वो सारे मैंने आपको यहाँ पर कवर किए। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक वापस हम बाद में एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी केवल हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कवर करते जा रहे हैं। वहाँ पर जो जो पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट है उनको स्टार लगा करके और आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद में हम कल वापस एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो डेली हमारी ये सीरीज जो है चलती रहेगी और आप लगातार हमसे जुड़िए और अध्ययन करते रहिए।